भाई, मैं और अली सुबह से चेक कर रहे थे कि ये गन किसकी है। हम काफ़ी पुरानी दुकानों पर गए और हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। हैदर नाश्ते के बाद जवार के पास गार्डन में आकर बोला, अच्छा ऐसा क्या मिला है, दिखाओ। जवार सख्त लहजे में बोला, भाई जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर कुछ नाम मिले और सबका ही कहना है कि उनमें से किसी के पास ये गन थी। हैदर ने वो पेपर जवार को दिया। ठीक है, मैं इन सब की हिस्ट्री पता करवाता हूँ, तुम लोग जाओ। जवार ने उसे जाने का कहा। भाई प्लीज़ ऐसे मत बोलें, मुझे बहुत अजीब फील होता है। ऐसे लगता है मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। जो भी हुआ, आई एम सॉरी भाई। हैदर सर झुका कर बोला, बैठो यहाँ। जवार ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हैदर, एक बात अपने जहन में बिठा लो, जो फौजी होता है उसका दिमाग तो सोते हुए में भी काम करता है। एक फ़ौजी बनना है तो उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ भी लेना पड़ती हैं, और ये ज़िम्मेदारियाँ मैंने तुम लोगों को इसलिए दी थी कि कल को तुम लोग अकेले कोई मिशन पूरा कर सको। अगर कल को तुम किसी दुश्मन को मारने की बजाय गलती से मुझे गोली मार दो तो क्या कहोगे आकर, सॉरी? और मैं क्या करूँगा तुम्हारी सॉरी का उस वक्त? जवार ने हैदर की तरफ देख कर बोला। हैदर ने ना में गर्दन हिलाई, उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। हैदर, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे तुम पर फ़ख्र हो, मैं सर उठा कर बोलूँ, हाँ ये है मेरा भाई। सॉरी और गलती के अल्फाज अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उठो। जवार ने हैदर को गले से लगाते हुए कहा, और ये बच्चों की तरह रोया मत करो, बहुत बुरे लगते हो। कल को हानि ये ना कहे कि रोतू शोहर मिला है मुझे। जवार ने हंसते हुए कहा, वो तो वैसे भी कहती है। हैदर हंसते हुए बोला, तुम जाओ और टीम को तैयार करो, बोलो आज हमने जलाल के घर पर रेड डालनी है। ठीक 2 बजे मैं उसी सीक्रेट जगह मिलूंगा। जवार ने हैदर को जाने का कहा और खुद भी अंदर चला गया। अनाया, मुझे वो नक्शा दो जो तुमने बनाया था। जवार कमरे में आते ही बोला, इसका क्या करना है? अनाया ने नक्शा देते हुए पूछा। कुछ बहुत बड़ा, मैं रात को लेट आऊँगा, ख्याल रखना। जवार ने नक्शा लेते हुए कहा। रुको, अनाया ने जवार को आवाज़ दी। वो एकदम पलट। अनाया आगे बढ़ी। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाया ने आगे बढ़कर जवार के माथे का बोसा लिया। जवार ने यह एहसास अपने अंदर तक महसूस किया, मुस्कुरा दिया और अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया। हम सबको एकजुट होकर हमला करना है। ये रहा जलाल के घर का सारा नक्शा। जवार ने वो नक्शा सामने टेबल पर फैला दिया। उस वक्त वो अपनी टीम के साथ सीक्रेट रूम में मौजूद था। ये वो जगह है जहाँ से हम घर में दाखिल होंगे। ये घर बहुत बड़ा है। हम सब पहले साथ जाएंगे, इसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। जवार बोल रहा था और सब उस नक्शे को देख रहे थे। जब मैं अटैक बोलूँ सब लोग अटैक करोगे, समझे? जवार ने पूछा। यस सर, समझ गए, सबने एक आवाज़ होकर कहा। ओके, अब सब लोग यहाँ पर अपने अपने फ़ोन रख दो। जवार ने टेबल पर इशारा करते हुए कहा। मुझे अपनी माँ का हाल पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हामिद बोला। ओके, जल्दी करो। जवार ने इजाज़त दे दी। सर, मैं भी एक बार अपनी बीवी से बात कर लूँ, क्या पता इस रेट में शहीद हो जाऊँ। शाहिद बोला। ठीक है, कर लो, पर जल्दी करना। जवार ने उसे भी इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने मोबाइल एक जगह पर रख कर फारिग हो गए। जवार ने सबको एक ब्लूटूथ डिवाइस दी जो कि उनके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी। इसके ज़रिए हम आपस में बात कर सकेंगे, जिसको भी कोई मुश्किल होगी वो उस पे बोलेगा। जवार ने सबको समझाया। अब चलो, सब लोग बाहर खड़ी वैन में बैठो। जवार ने सबको जाने का इशारा किया। उस वक्त वो सब वैन में बैठे जलाल के घर के सामने खड़े थे। सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जवार ने जलाल के घर के ऊपर देखा, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। सब वैन से बाहर निकले और घर के बैक डोर से घर में दाखिल हुए। तुम सब अलग अलग हो जाओ, जवार ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। सब अलग अलग होकर कोने में फैल गए। सारा घर सुनसान पड़ा था। जवार आगे बढ़ा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। तभी एक तरफ से गोलियों की आवाज़ें आना शुरू हुई। जिस जगह अली खड़ा था वहाँ से उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी वो एक कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जवार आगे बढ़ा कि 6 आदमी उसके सामने आ गए। जवार ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों का शोर हद से ज़्यादा हो गया था। जवार ने गोलियां भी चलाईं और साथ साथ फाइट भी कर रहा था। उसे बहुत सी चोटें भी लगीं। हैदर और शाहिद जवार की तरफ उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारे आदमी मार दिए। तीनों एक ही जगह खड़े थे। भाई, लगता है यहाँ पहले ही पता था इन लोगों को हमारे आने का। देखे, सारी तैयारी मुकम्मल है। लगता तो ऐसा ही है। घबराना नहीं, हिम्मत से मुकाबला करना है, जवार ने दोनों को कहा। सब लोग मेन हॉल में पहुंचो जल्दी, जवार ने ब्लूटूथ में कहा तो सिवाय अली के सब उनके पास आ गए। अली कहाँ है? जवार ने सबकी तरफ देखकर पूछा। तभी उनके पीछे हॉल में रखे टीवी से आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा।
आज तो मेरी इस घर के भाग ही खुल गए जो जवार मेजर जवार शाह यहाँ तशरीफ़ लाए। मगर अफसोस मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ और ना वो जिसको तुम ढूंढने आए हो। पर मेरे मुलाजिम तो यही है ना, उन्होंने खूब तुम्हारी खिदमत की होगी। चलो अब मैं मदद पर आता हूँ। तुमने वो जहाज़ रोककर मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया और आज तुम मेरे ही घर पर रेड डालने आ गए। आज तुम्हें पता चलेगा कि प्लान फेल हो जाने से कितना दुख होता है। जलाल वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। कमीने बता अली कहाँ है? जवार गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। अली, उसे मैंने किडनैप कर लिया है और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरी शर्तें मंजूर नहीं होंगी। जलाल ने उंगली के इशारे से गोली चलाई, मगर ये क्या, सच में गोली की आवाज़ आई थी। जवार ने मुड़कर देखा। हैदर! जवार जोर से चिल्लाया क्योंकि हैदर के बाजू और टांग पर गोलियां मारी गई थी। जवार ने अपनी पिस्टल निकालकर हैदर के पीछे खड़े आदमी के सीने पर गोली चलाई। वो वहीं ढेर हो गया। हैदर मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? जवार भागकर हैदर के पास आया, उसे पकड़ते हुए बोला, मुझे पकड़ने आए थे, अब अपने भाई की जान बचाओ। जाओ अस्पताल लेकर इसे। जलाल ने कहते ही स्क्रीन बंद कर दी। जल्दी करो, हैदर को अस्पताल लेकर जाना है। जवार सब पर चीखा। हैदर अस्पताल के कमरे में था। उसे बाजू और टांग पर गोलियां लगी थीं जो कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए निकाल दी थीं। जवार ने हवेली में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो अभी खिड़की पर खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। तुम ध्यान रखो, अहम खबर हो तो बताना, ज़रूरत हो तो कॉल ही करना, बाकी अपना ख्याल रखो। कोई खतरे वाली बात हो तो पहले नंबर पर मुझे सिग्नल भेजना। जवार आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा था। फिर उसने कॉल काट दी। कल दोबारा मीटिंग होगी, सब 7 बजे मेरी हवेली पहुंच जाना। जवार ने सबको मैसेज किया। हैदर उठ चुका था, जवार की तरफ बढ़ा। कैसा है मेरा शेर? जवार उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कैसा है मेरा शेर? जवार उसके करीब बैठा। ठीक हूँ, हैदर से बोला नहीं जा रहा था। चलो मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ, जवार कहता हुआ बाहर निकला। हैदर ने मोबाइल पकड़कर हानि को कॉल की और सब उसे बता दिया। जवार वापस आया। फिर वो दोनों अस्पताल से निकल गए। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो हवेली पहुँचे। हैदर को व्हीलचेयर पर बिठाकर जवार अंदर ले आया। शुक्र है मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया। सलमा बेगम जो कि टीवी लाउंज में बैठी दुआएं मांग रही थी। जब हैदर ने हानि को बताया तो उसने बाकी हवेली वालों को भी बता दिया था। तब के सब बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। हैदर, अब कैसा फील कर रहे हो? फारूक साहब बोले। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बाजू और टांग में काफ़ी दर्द है और सर भी दर्द कर रहा है। हैदर मासूम शक्ल बनाकर बोला तो जवार ने ना में सर हिला दिया। जवार, तुम कैसे हो? तुम्हें भी तो चोटें आई हैं। जूनिया जवार के पास आकर बोली, मैं ठीक हूँ। जवार इतना ही बोला। अनाया हाथों में चाय पकड़े किचन से निकली। वो सूरत पड़ रही थी। जवार और हैदर को सही सलामत देखकर उसने सुकून का सांस लिया। पर जवार के पास खड़ी जूनिया को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि जूनिया जवार को हाथ पकड़े उसकी चोटों पर कुछ लगाने का बोल रही थी। हैदर, मैंने जब किसी को कुछ नहीं बताया तो तुमने हानि को कॉल क्यों की? जवार ने हैदर की तरफ देखकर पूछा। भाई, मैं तो बस अब उन सब का प्यार देखना चाहता था और देखें सब मेरे लिए कितना परेशान है। हैदर मुस्कुराते हुए बोला, गधे, तुझे तो 2 और गोलियां लगनी चाहिए थी। जवार ने हैदर के सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, आह मामा, बहुत दर्द हो रहा है। हैदर ने नाटक करते हुए कहा। जवार, बस करो, दूर हटो, मेरे बच्चे को पहले ही इतनी चोटें आई हैं, अब उसे हाथ भी मत लगाना। हानि, हैदर को उसके कमरे में लेकर जाओ। सलमा बेगम ने जवार को डांटा और हैदर मुंह नीचे करके हंसने लगा। हानिया हैदर को उसके कमरे में ले आई। सब लोग चाय पीकर अपने अपने कमरे में चले गए। अनाया कप उठाकर किचन में ले आई और धोने लगी। फिर उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। अनाया कमरे में दाखिल हुई तो ठक कर रुक गई। जूनिया जवार के हाथ पर मरहम लगा रही थी। अनाया अंदर आ गई। अरे अनाया, लो ये मरहम, तुम जवार को लगा दो, मैं चलती हूँ। जूनिया अनाया को देखकर उठी और ट्यूब उसे दे दी और मुस्कुराती खुद बाहर निकल गई। अनाया ने वो ट्यूब जोर से ज़मीन पर फेंकी। क्या लेने आई थी वो? अनाया जवार के पास आकर गुस्से से बोली, मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आकर लगाने लगी। जवार बेड पर सीधा होकर बैठा। वाह, मैंने नहीं बुलाया था। वो मैडम यहाँ बैठकर बड़े प्यार से मरहम लगा रही थी और मैंने नहीं बुलाया। अनाया तंजिया अंदाज में बोली, क्या बोलना चाहती हो? मैंने बुलाया था कि उसे आकर मेरे पास बैठो। जवार गुस्से से खड़ा हो गया। अगर वो आ ही गई थी तो आपने उसे जाने का क्यों नहीं बोला? अनाया चिल्लाई। बस अनाया, पहले मैं सारे दिन का थका हुआ हूँ, ऊपर से ये फजूल टॉपिक स्टार्ट मत करो वरना मैं कुछ गलत बोल दूंगा। जवार बोलता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। मुझसे अब बात मत कीजिएगा। अनाया गुस्से से अपना दुपट्टा उसके ऊपर फेंक कर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई।
तुम पागल हो चुकी हो। ये तुम्हारा हर रोज़ का ड्रामा है। जूनिया से बात मत करो, जूनिया से बात ना करो। क्यों ना करूं? मेरी कज़न है वो। अगर वो बात कर ही लेती है तो इसमें हर दफ़ा तुम्हारा ही इस तरह रिएक्ट करना मुझे बहुत बुरा लगता है। इसका तो एक ही मतलब है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। बोलो। अब जवार गुस्से से अनाया के पास आकर बोला। एक पल के लिए अनाया घबरा गई। तुम उसकी वजह से मुझसे इस तरह बात करोगे? हटो पीछे, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अनाया डबडबाती हुई आंखों से जवार को देखकर बोली और उसे पीछे हटाकर अपनी जगह पर लेट गई। क्या बकवास है अनाया, 100 बात की एक बात। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें हर वक्त भरोसा दिलाता रहे कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। जवार गुस्से से कहता बेड पर लेट गया। अनाया दूसरी तरफ मुंह करके रोती रही। जवार इतना थका हुआ था कि उसे नींद आ गई। सुबह जब जवार की आंख खुली तो अनाया कमरे में नहीं थी। जवार उठा और फ्रेश होकर नीचे चला गया। अनाया किचन में नाश्ते की चीज़ें लाकर टेबल पर रख रही थी। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो बहुत देर तक रोती रही है। जवार चुप करके टेबल पर बैठ गया। सबने नाश्ता शुरू किया। अनाया ने थोड़ा सा खाया और चाय पीने लगी। वो जवार के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। अनाया बेटे, नाश्ता करके बुखार की गोली खा लेना और जाकर कमरे में थोड़ा आराम कर लेना, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। सलमा बेगम ने अनाया को कहा तो जवार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो चाय पीकर उठी और अपने कमरे में चली गई। जवार नाश्ता करने के बाद हैदर के कमरे में पहुंचा। कैसे हो मेरे शेर? जवार हैदर के पास बैठकर बोला। ठीक हूँ, बस कुछ लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। हैदर ने हानि को दरवाजे से आते हुए देखा तो जानबूझकर बोला। हानि ने गुस्से से देखा। खाना खा लें, फिर दवाई भी खानी है। हानि ने खाना टेबल पर रखा। क्यों झूठ बोल रहे हो? सुबह से वो तुम्हारे ही काम कर रही है। जवार ने हानि की साइड ली। भाई, आपने मीटिंग के लिए सबको बुलाया है? हैदर ने जवार को मीटिंग याद करवाई। हाँ बुलाया तो है, पर अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैं मना करने वाला हूँ। जिसके लिए मीटिंग करनी थी वो बात अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई। जवार मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए बोला। अच्छा तुम नाश्ता करो, दवाई खाकर आराम करो, मैं कुछ काम कर लूँ। जवार खड़ा हो गया। वो कुछ परेशान सा था। ओह, तो कुछ लोग आपका ध्यान नहीं रख रहे। वाह, आप ज़रा नज़र षानी करें, वो कौन लोग हैं? हानि गुस्से से बोली। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। हैदर हंसते हुए बोला। एक तो सारी रात में परेशान रही, मुझे नींद नहीं आई, और ऊपर से तुम इस तरह के मजाक कर रहे हो। हानि ने रोते हुए कहा। अरे रो क्यों रही हो यार? सॉरी, अब नहीं बोलूँगा। अब खाना खिला दो, मेरा तो हाथ बहुत दर्द कर रहा है। हानि चुप करके हैदर को खाना खिलाने लगी। जवार कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया वॉशरूम से नहा कर निकल रही थी। अनाया, तुम पागल हो? तुम्हें बुखार है, तुम नहाई क्यों? जवार अनाया के पास आकर उसे पकड़ते हुए बोला। बस दिल कर रहा था तो नहा ली, आहिस्ता से अनाया बोली। बैठो इधर, पहले दवाई खाओ। जवार ने अनाया को बेड पर बिठाया और टेबल पर पड़ी बुखार की दवा खिलाई। अनाया ने चुप करके दवा खाकर बेड पर लेट गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अनाया मेरी जान, बात सुनो। जवार ने बड़े ही प्यार से अनाया की आंखें बंद थीं। यार बात का जवाब तो दो, चाहे गुस्सा करो पर कुछ बोलो तो सही। जवार ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो एक आंसू जवार के हाथ को भिगो गया। अनाया मेरी जान, आई एम सॉरी। जवार ने अनाया के माथे पर बोसा देते हुए कहा। तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ इस तरह बात क्यों करते हो? अनाया जवार के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली। मेरी जान, कल मैं बहुत थका हुआ था और परेशान भी था। ऊपर से तुमने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। जवार ने अनाया के हाथ पकड़े, उसे सीने से लगा लिया। वादा करो आइंदा कभी मुझ पर नहीं चिल्लाओगे। मुझे लगा तुम भी बाकी सब की तरह बदल गए हो। अनाया ने अपना डर बयान किया। आई एम सॉरी मेरी जान, कभी नहीं चिल्लाऊंगा। जवार ने उसे अपने अंदर भींच लिया। अनाया को जो दवाई जवार ने खिलाई थी उसमें नींद की गोली थी, जिसकी वजह से वो जल्द ही सो गई। वो अभी भी जवार के सीने से लगी हुई थी। जवार ने उसे खुद से अलहदा किया और बेड पर लिटा दिया। पागल हो तुम, कुछ भी सोच लेती हो। जवार हंसा और उस पर कंबल ठीक करके बाहर निकल गया। अनाया की आंख शाम 6 बजे खुली। वो तकरीबन 6 घंटे तक सोती रही थी। अब उसका बुखार उतर चुका था। वो उठी और फ्रेश होकर नीचे किचन में चली गई। किचन में मनाल अपने लिए दूध गर्म कर रही थी। अनाया ने बाहर का मौसम देखा और पकोड़े बनाने का सोचा। सारा सामान निकालने लगी। खैर तो है ना तुम्हारी, आजकल कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है। मनाल दूध पीते हुए बोली। हाँ वो बस आज बुखार हो गया था, पर अब ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखा करें, बहुत वीक हो गई हैं, बेबी के लिए ठीक नहीं है। अनाया आलू काटते हुए बोली। तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तुम्हारे भाई को ही मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसके बच्चे की कोई परवाह नहीं। मनाल नफरत भरे लहजे में बोली।
अनाया ऑयल का गैलन पकड़ने लगी, पर वो इतनी भारी थी कि उसे उठाई ना गई और गिर गई। काफ़ी सारा तेल फर्श पर गिर गया। अनाया ने जल्दी जल्दी गैलन सीधा किया। मनाल, आप अभी रुको, मैं साफ़ कर लूँ। अनाया ने मनाल को जाने से रोका और साफ़ करने लगी, पर मनाल नहीं मानी और जानबूझकर तेल पर चलने लगी। आह! मनाल ज़ोर से चिल्लाई और गिर गई। अनाया मनाल को उठाने के लिए दौड़ी। सभी खवातीन किचन में आ चुकी थीं। मनाल अपने पेट पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अभी उस वक्त कोई मर्द हवेली में मौजूद ना था। मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप मनाल को जल्दी से बाहर लेकर आए। हमें जल्द से जल्द इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। अनाया ने सलमा बेगम को कहा और खुद बाहर की तरफ भागी। इस वक्त सभी गांव के अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद थे। डॉक्टर अंदर मनाल का चेकअप कर रही थी। अनाया ने दानियाल को कॉल करके बुला लिया था। जवार भी यहीं था। कहाँ है वो? दानियाल भागता हुआ सबके पास आया। उसने शाजिया बेगम से पूछा। अंदर डॉक्टर अभी चेकअप कर रही है, अनाया ने बताया। तभी डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी बीवी और बच्चा दोनों कैसे हैं? दानियाल डॉक्टर की तरफ बढ़ा। देखें, जिस तरह से वो गिरी थी वो बहुत बुरा एंगल था, जिसकी वजह से हमने बहुत मुश्किल से आपके बच्चे को बचाया। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बीवी भी बिल्कुल ठीक है। अभी आप उसका ख्याल रखें और उसे हर टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर बोलकर चली गई। दानियाल और बाकी सब ने सुख का सांस लिया। दानियाल कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मनाल ऊपर छत की तरफ देख रही थी। मनाल, मेरी जान, तुम ठीक हो? दानियाल भागकर मनाल के बेड पर बैठा और उसे अपने गले से लगा लिया। मनाल कुछ ना बोली। अगर मैं तुम्हें उसी दिन ले जाता तो आज तुम्हारे साथ इतना कुछ ना होता। मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं उस दिन गुस्से में आकर हवेली छोड़ता और ना ही आज तुम इस हालत में होती, पर शुक्र है हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। दानियाल मनाल को गले लगाए रो रहा था। तभी बाकी सब अंदर आ गए। ये सब कैसे हुआ? राबिया बेगम बोली। मामा, ये सब अनाया की वजह से हुआ। मैं बताती हूँ आप सबको। शाम में जब मैं दूध पीने के लिए किचन में गई, अनाया पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने जानबूझकर तेल फर्श पर गिराया। मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ी। अनाया ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा भाई चला गया, इसी खानदान की वजह से मेरी माँ मर गई। जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैं तो संभल कर चल रही थी। अनाया ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिर पड़ी। मनाल ने रोते हुए सबको झूठ मूठ की कहानी बताई, जिसे सुनकर सब लोग अनाया की तरफ देखने लगे। नहीं भाई, आप मुझ पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं कैसे अपने ही भाई के बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती हूँ? बल्कि मनाल नहीं चाहती कि यह बच्चा इस दुनिया में आए। अनाया अपनी बात बोल रही थी कि दानियाल का हाथ उठा और अनाया के गाल पर निशान छोड़ गया। अनाया के सारे अल्फाज उसके मुंह में रह गए। जवार आगे बढ़ा और दानियाल को दूर किया। अनाया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकती हो। तुमने जो नफ़रत इतने सालों से अपने अंदर दबा कर रखी है, इसी वजह से कि हमारी मामा नहीं रही। अनाया, वो तुम्हारी अकेली की माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी। मैं इतना नहीं गिरा। जब से आई हो कोई ना कोई तमाशा लगाए रखती हो। आज इसी नफ़रत में तुम मेरे बच्चे को मारने वाली थी। दानियाल अनाया पर चीख रहा था। अनाया हवन्नक सी अपने भाई के अल्फाज सुन रही थी। क्या हो गया है दानियाल? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि अनाया इतनी गंदी हरकत करेगी? जवार अनाया को अपने साथ लगाते हुए बोला। जवार ने उसे सहारा ना दिया होता तो वो कब की गिर चुकी होती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मनाल झूठ बोल रही है। क्या वो खुद अपने बच्चे को मारना चाहेगी? अनाया, आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता ख़त्म। आज से सोचना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं था। दानियाल ने अनाया को देखते हुए कहा। उठो मनाल, चलो मेरे साथ। तुम्हारा जब दिल चाहे अपने घर वालों से मिल लेना। अब मैं 2 मिनट भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। दानियाल ने मनाल को उठाते हुए कहा। भाई, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। भाई, अनाया ने दानियाल को जाते हुए देखा तो रोकने की कोशिश की। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, मगर दानियाल चला गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये ऐसा भी कर सकती है, शाजिया बेगम बोली। भाभी, ये तो ऐसी ही थी। शायद मेरी ही आंखों पर ममता की पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इसकी सच्चाई देख ना सकी, सलमा बेगम बोली। अनाया सबको हैरान सी देख रही थी। मुझे अफसोस हो रहा है कि अब आप सब मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। अनाया, उठो, चलो यहाँ से। जवार ने अनाया को उठाया और ले गया। दानियाल मनाल को लेकर अपने घर आ गया। तुम आराम करोगी, किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। जो चाहिए हो तुम मुझे बोलोगी, मैं वो ले आऊँगा। तुम बस खुश रहो। दानियाल ने मनाल को बेड पर लिटाया और कुछ चीज़ें सेट करने लगा। मनाल कुछ ना बोली। मनाल, मेरी जान, अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो? दानियाल मनाल के पास बैठते हुए बोला। नहीं, बस जो कुछ हुआ आज उसके बारे में सोच रही थी। मनाल होले से बोली।
मिनाल, आज जो भी हुआ मुझे अनाया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिन पहले वही मुझे बोल रही थी तुम्हें ले जाऊं, तुम उदास हो। मुझे लगता है वो जान छुड़वाना चाहती थी, दानियाल दुख भरे लहजे में बोला। मिनाल सुनकर हैरान हुई। छोड़ो, आज जो भी हुआ हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। दानियाल ने मिनाल के माथे पर बोसा दिया। अच्छा, मैं नहा लेता हूँ, दानियाल कहता हुआ वॉशरूम की तरफ किया। क्या जो मैंने किया या कहा वो गलत था? नहीं, अनाया के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मिनाल खुद से ही बातें कर रही थी। जवार, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तेल तो खुद ब खुद गिर गया था। मैंने ऐसा नहीं किया। जवार अनाया को हवेली ले आया था और अब वो कमरे में रो रही थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनों के साथ तो क्या, दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। जवार उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे भाई ने मेरा यकीन क्यों नहीं किया? अनाया जोर से चीखी। उसने क्यों नहीं बोला ये कि मुझे तुम पर यकीन है? क्यों? अनाया रोते हुए बोली। अनाया, मैं एक ही बात बोलूँगा, आज जो भी हुआ उस सब का फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। वो जल्द ही सच्चाई सबके सामने ले आएगा। और चुप हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। जवार अनाया को गले लगाते हुए बोला। मैं तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ती हूँ, पर मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? अनाया रोते हुए बोली। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जवार को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अनाया बाजी, आपको नीचे दादाजी बुला रहे हैं। नरगिस अनाया को बुलाने आई। दादाजी? उसे हैरानगी हुई। चलो तुम, मैं आती हूँ, अनाया बेड की चादर ठीक करते हुए बोली। अनाया अपना दुपट्टा ठीक करते नीचे दादाजी के कमरे में आई। जी दादाजी, आपने बुलाया था? अनाया दादाजी के पास आकर बोली। वो आज पहली बार दादाजी से अच्छे से बोली थी। यहाँ बैठो बेटा, उन्होंने बेड की तरफ इशारा किया। वो बैठ गई। दादाजी उठे और अलमारी में से कुछ निकाल कर लाए। ये तुम्हारे माँ बाप की शादी की तस्वीरें हैं और ये बाकी मौक़ों पर ली जाने वाली तस्वीर। दादाजी ने सारी तस्वीरें अनाया की तरफ बढ़ा कर कहा। आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अनाया ने हैरानगी से पूछा। बेटा, आज मैं तुम्हारे उन सब सवालों के जवाब दूंगा, तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा, दादाजी साफ लहजे में बोले। ज़ैनब बहू मुझे सब बहुओं में से सबसे प्यारी थी। वो बहुत नेक दिल खातून थी। वो सारी हवेली को बहुत प्यार से रखती, दादाजी तस्वीरें दिखाते हुए बोली। वो अपने अंदर दिल का सारा गम दबा कर रखती थी। उसने सुलेमान वाली बात हमें कभी नहीं बताई, पर कहते हैं ना, दर्द छुपाए भी नहीं छुपता। वही हुआ, मुझे पता चल गया। मुझे हर बात का पता था। सुलेमान जब मारता था मैं वो भी जानता हूँ, दादाजी गमगीन लहजे में बोले। तो आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? अनाया ने सवाल किया। रोका, बहुत समझाया, मारा भी, पर जब औलाद आपके हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती। बिल्कुल वैसे जैसे साफ पानी गंदा हो जाए तो हम उसे दोबारा उसकी असल हालत में नहीं ला सकते, बिल्कुल वैसे ही सुलेमान उस गंदी दलदल में फंस चुका था। ऊंचाइयों को छूने के लिए वो गंदे पानी में बह रहा था। वो गलत आदमियों में बैठना शुरू हो गया। दादाजी की आवाज़ में बेबसी सुनाई दे रही थी। अनाया हैरानगी से सब बातें सुन रही थी। मैं जानता था ज़ैनब को कोई मैसेज कर रहा है। मैंने एक दिन ज़ैनब के मोबाइल में मैसेज देख लिए थे। मैंने पता करवाया। वो सुलेमान का दोस्त ही था जिसने ज़ैनब से बदतमीज़ी की थी। सिकंदर नाम था उसका। फिर मैंने ये बात किसी के इल्म में लाए बगैर उस बंदे को पकड़वाया और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। ये बातें सिर्फ जवार जानता था, क्योंकि जिस दिन राहत साईं ने ज़ैनब के साथ बदतमीज़ी की उसी दिन जवार ने आकर सब बताया था मुझे। राहत साईं को तो हमने छोड़ दिया था, पर सिकंदर को पकड़ लिया। दादाजी एक मिनट के लिए चुप हुए। फिर क्या हुआ? अनाया बोली। फिर सिकंदर वहीं काल कोठरी में सांप के काटने की वजह से मर गया, दादाजी बोले। क्या मर गया? अगर वो मर गया तो उस दिन मामा के साथ वो किसने किया सब कुछ? अनाया हैरानगी से बोली। बेटे, सिकंदर तो मर गया, पर उसका बड़ा भाई आदिल, उसको ये सब पता चल गया। उसने सब जानने के बाद ज़ैनब को उस दिन किडनैप करवाया और उसे उसी होटल में बंद कर दिया। हमने बहुत ढूंढा। सारा दिन ढूंढने के बाद जब मैं और जवार उस होटल के नीचे खड़े थे, तब ऊपर खिड़की से किसी ने ज़ैनब को नीचे फेंका। दादाजी बोलते बोलते रो दिए। अनाया की आंखों में भी आंसू थे। मैं और जवार जल्दी से उसे गांव के अस्पताल में ले गए। ज़ैनब की बहुत बुरी हालत थी। जब हमें पता चला कि उसके साथ ज्यादती हुई है और वो कोमा में चली गई है, तो मैंने और जवार ने वहाँ पर मरी हुई एक औरत को हवेली लेकर कहा कि ज़ैनब ने खुदकुशी कर ली है। उस औरत का सारा चेहरा ख़राब था, तो हमने बोल दिया कि ज़ैनब ने ऊंची जगह से छलांग लगाई है, जिसकी वजह से उसका चेहरा ख़राब हो गया। मैंने आदिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिला।
दादाजी ने अपना चश्मा उतारा। 2 साल पहले मुझे पता चला कि आदिल कैंसर की वजह से मर गया है। बेटे, तुम्हें मैंने लंदन इसी वजह से भेजा था क्योंकि तुम एक चश्मदीद गवाह थी। तुम उस होटल के अंदर गई थी और ये बात आदिल को पता चल चुकी थी। तुम्हें याद होगा, लंदन जाने के बाद जिस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी वो आदिल का नौकर था। वो तुम्हें बेहोश करके आदिल के पास ले जाना चाहता था, पर तुम बहादुर निकली और तुमने उसे फेल कर दिया। उस दिन जब तुम सारी बातें बोल रही थी, ज़ैनब कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सारी बातें पता चलें। अनाया बेटे, इंसान में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो माफ़ करना सीखे, और ये बात तुम अपनी माँ के आखिरी ख़त को पढ़ के जान जाओगी। दादाजी ने ख़त अनाया के हाथ पर रखा। वो ख़त था जो ज़ैनब बेगम ने मरने से 2 दिन पहले लिखवाया था। अनाया ने कांपते हाथों से ख़त को खोला।